हेलो गाइस, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। तो आज हम लेके आए हैं अपना पहला लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्यू पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्यू रिवर्सल। तो हम जैसा कि पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यू के एसटीएल के मेजर फंक्शंस जो हम यूज़ करने वाले हैं और क्यू आखिर क्या होता है, कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब हम अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं क्यू रिवर्सल पे। तो क्या है, एक नाम से ही समझ आ रहा है कि आपको एक क्यू दी हुई होगी, उसमें एन एलिमेंट्स हैं और आपको क्या करना है, एक रिवर्स फंक्शन दे रखा है, उसमें आपको क्यू के जो एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स करके रिटर्न करना है। तो अगर यहाँ पे देखो, आपको एक इनपुट दिया हुआ है 6, आपके एलिमेंट्स हैं 4 3 1 10 2 6। तो आपको जो आउटपुट चाहिए वो इसका रिवर्स चाहिए, बिल्कुल 6 2 10 1 3 4। बट ये क्या आपको प्रिंट कराना है? नहीं, ये आपको प्रिंट नहीं कराना है। ये आपको एक क्यू में आपको ये मिलेंगे, ये इनपुट मिलने वाला है क्यू के फॉर्म में। और आपको एक क्यू में ही डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको, डिसेंडिंग नहीं सॉरी, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में, यहाँ पे जो आपका इनकमिंग क्यू है, मतलब इनपुट क्यू है, उसके बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में आपको एक नई क्यू बनानी है और उसे रिटर्न करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो रिटर्न टाइप है हमारा क्यू का वो है, क्या है, सॉरी, रिटर्न टाइप है जो हमारा फंक्शन का वो क्या है, क्यू है। किस टाइप की? इंटीजर टाइप की। और जो इनकमिंग है, इनपुट है, वो भी क्या है, एक क्यू मिल रही है आपको, ठीक है। तो उसको आपको इनकमिंग क्यू से बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में एक क्यू रिटर्न करानी है जो आपका आउटपुट बनने वाला है। तो जल्दी से यहाँ पे बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारा एक क्यू है तो उसमें क्या होता है, जो भी आपका डिलीशन होता है वो फ्रंट एंड से होता है और जो आपका इंसर्शन होता है वो बैक से या लास्ट एंड से होता है, ठीक है। और जो हमारे फंक्शन होते हैं, पुश, पॉप, ये इंसर्शन डिलीशन हो गया। एम्प्टी होता है, क्यू एम्प्टी है या नहीं है, साइज रिटर्न कर चेक कर सकते हो। साथ ही आप क्या कर सकते हो, फ्रंट और लास्ट के एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हो। तो फ्रंट और बैक आपके ये 6 फंक्शंस, मेजर फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं क्यू के लिए एसटीएल लाइब्रेरी से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, यूजिंग रिकर्शन, कि कैसे हम रिकर्शन के थ्रू इस फंक्शन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। सेकंड, यूजिंग अनदर डेटा स्ट्रक्चर। तो अनदर डेटा स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो वो हम अभी जस्ट पहले ही पढ़ के आए हैं पिछली प्लेलिस्ट में, जो आपने देखा होगा, स्टैक। तो स्टैक की मदद से हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहले शुरू करते हैं हम स्टैक की मदद से, ताकि हम थोड़ा रिलेट कर पाएँ पीछे वाले अपने डेटा स्ट्रक्चर को। तो चलिए इसी क्वेश्चन को उठाते हैं जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है क्यू है जिसमें 6 एलिमेंट हैं। तो लेट्स से आपकी ये क्यू है। तो अब इसमें आप किसी भी रैंडम एलिमेंट्स को तो एक्सेस कर नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हो, या तो फ्रंट या बैक को एक्सेस कर सकते हो। अब आपको बोला जा रहा है कि फ्रंट या बैक को एक्सेस करके आपको क्या करना है, इस क्यू को रिवर्स करके रिटर्न करना है, या नई क्यू में रिवर्स ऑर्डर में करके उसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहला दो तरीके हम डिस्कस करने वाले हैं, यूजिंग रिकर्शन एंड यूजिंग स्टैक। तो रिकर्शन हम सेकेंड नंबर पर पढ़ेंगे, पहले हम करते हैं कि स्टैक के थ्रू हम कैसे इसको कर सकते हैं, यूजिंग स्टैक। तो आपको पता है स्टैक में क्या होता है, पुश एंड पॉप दोनों ही सेम एंड पे होता है। तो काफ़ी सिंपल है। यूजिंग स्टैक जब आप करोगे तो क्या करो, क्यू के सारे एलिमेंट्स को क्या करो, स्टैक में इंसर्ट कर दो। तो क्या करोगे, इंसर्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ क्यू इनटू स्टैक। जब तक क्यू आपकी खाली नहीं हो जाती तब तक क्या करो, स्टैक में उसके एलिमेंट्स को इंसर्ट करते रहो। तो बेसिकली अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं, पॉप क्यू, क्यू पूरा लिख लेते हैं, पॉप क्यू एंड पुश इन स्टैक। तो सिंपल ही करते जाना है जब तक आपका एम्प्टी नहीं हो जाता। सेकंड स्टेप क्या आएगी, अब जब आपका स्टैक में आ गया है तो सेम नई जो आपने क्यू बनाई है, क्या करो, उस नई क्यू में, या इसी क्यू में करना है, इसी क्यू में क्या करो, सारे एलिमेंट स्टैक से निकाल के पुश कर दो, किस में, आपके क्यू में, पॉप स्टैक एंड पुश इनटू क्यू। तो ये काफ़ी सिंपल हो गया, इतना सा बस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंसर्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्टैक इनटू क्यू। तो बस एक बार क्यू से निकाल के स्टैक में डाला, दूसरी बार स्टैक से निकाल के क्यू में डाला और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल को, इस वाले जो एग्जाम्पल हमने लिया है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो देखो, आपका क्यू है, तो क्यू और एस ले लेते हैं। तो करंटली जो क्यू है आपका वो होगा 4 3 कुछ ऐसा, और स्टैक होगा एम्प्टी। फिर एक एक करके आप एलिमेंट्स डालोगे, तो एलिमेंट्स जो डिलीट होंगे वो होंगे आपके फ्रंट से, मतलब सबसे पहले 4 आएगा और 4 आपका इंसर्ट होगा स्टैक में, ठीक है। तो यहाँ से 4 डिलीट होगा और 4 आ जाएगा आपका स्टैक में। तो 4 आपका यहाँ स्टैक में आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से आपका 3 डिलीट होगा और 3 आ जाएगा आपका स्टैक में टॉप पे। फिर आपका 1 डिलीट होगा और 1 आ जाएगा आपका स्टैक के टॉप पे। फिर आपका 10 डिलीट होगा और 10 आ जाएगा आपका
स्टैक के टॉप पे। सिमिलरली 2 डिलीट होगा और 2 आ जाएगा स्टैक के टॉप पे। फिर 6 डिलीट होगा और 6 आ जाएगा स्टैक के टॉप पे। तो जब आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगी तो क्यू हो चुकी होगी एम्प्टी और स्टैक बन चुका होगा आपका कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, स्टैक से निकाल के क्यू में डालना है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा है, पॉप स्टैक एंड पुश इनटू क्यू। ठीक है, तो स्टैक को ऊपर लिख लेते हैं अब, क्योंकि स्टैक से पॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब स्टैक से पॉप करोगे तो कौन सा एलिमेंट पॉप होगा यहाँ पे, नेहा मुझे बताओगे? 4 होगा, 6 होगा, या कोई भी रैंडम एलिमेंट पॉप होगा यहाँ पे? 6। 6, क्योंकि टॉप से यहाँ पे पॉप होता है, तो 6 आपका पॉप हो जाएगा और क्यू में कुछ दिखेगा आपको ऐसा। ठीक है, फिर सिमिलरली नेक्स्ट जो आपका पॉप होगा वो होगा आपका 2, क्योंकि आप टॉप से पॉप करते हो लेकिन क्यू में इंसर्ट कहाँ करते हो, एक तरीके से बैक पे या टॉप पे बोल सकते हो। ठीक है, तो क्यू में इंसर्ट कर रहे हो आप बैक पे और स्टैक से डिलीट कर रहे हो टॉप से, तो ये 10 यहाँ आ जाएगा। फिर आप 1 को डिलीट करोगे और उसे इंसर्ट या पॉप करोगे और उसे इंसर्ट करोगे, पुश करोगे क्यू में। सिमिलरली 3 को, 3 यहाँ आ गया, एंड 4 को इसी तरीके से जब आप पॉप करोगे स्टैक से और पुश करोगे क्यू में, तो आपका आंसर आ गया 6 2 10 1 3 4, तो जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है ये दोनों को? यस सर। तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको अब जल्दी से इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक स्टैक क्रिएट करना है, स्टैक इंट एस। स्टैक इंट एस क्रिएट किया। अब क्या करेंगे, स्टैक क्रिएट करने के बाद हम सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे, क्यू को खाली करेंगे। तो वाइल, हमें पता है कि जब तक क्यू खाली नहीं है हमें करना है, तो वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी। हमने अभी अभी देखा था एम्प्टी हमारा एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो एम्प्टी को हमने यूज़ कर लिया। जब तक क्यू खाली नहीं है क्या करना है, फ्रंट को निकालना है। इंट लेट से एक्स है आपका फ्रंट पे, क्यू डॉट फ्रंट, तो फ्रंट से आपने निकाला और क्या करोगे, इसे पुश कर दोगे स्टैक में। तो एस डॉट पुश एक्स। अब इसको पॉप भी तो करना पड़ेगा क्यू से, तो इसको पॉप कर देंगे क्यू डॉट पॉप। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या हो गया, स्टैक बन चुका है। जब आपका स्टैक बन गया है तो आपको पता है क्यू क्या है, खाली है। तो जो आपकी इनपुट वाली क्यू थी वो खाली हो चुकी है। चाहो तो इसको यूज़ कर लो, चाहो तो नई क्यू बना लो। तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, क्यू मेमोरी वेस्ट करना है, इसी क्यू को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ सिमिलरली एक और लूप चलानी है जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता, वाइल एस डॉट एम्प्टी। जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता आप क्या करोगे, सिमिलर चीज़ करोगे, बस इस बार स्टैक को एस डॉट टॉप, स्टैक के टॉप पे क्या है वो चेक करोगे, और एस डॉट पॉप, पॉप किया और क्यू डॉट पुश एक्स किया। ठीक है, इसी के साथ आपका क्या हो गया, स्टैक को पॉप कर रहे हो, क्यू में पुश कर रहे हो जो एलिमेंट आपने निकाला है, और इस तरीके से आपका वापस क्यू बन जाएगा, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। बस इस पर किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे। तो आप इस पर्टिकुलर क्यू को रिटर्न कर दो, रिटर्न क्यू। तो जब आप इसे कंपाइल एंड रन करोगे तो यू कैन सी ये आपका आराम से चल गया, यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसको सबमिट कर सकते हो। क्लियर है ये वाला सॉल्यूशन? यस सर। चलो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन नहीं सॉरी, दूसरा अप्रोच। तो दूसरा अप्रोच मैं बोल रहा हूँ ये काफ़ी इजी था क्योंकि हमने स्टैक यूज़ किया है। तो अब ये जो नेक्स्ट मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ इससे आपकी रिकर्शन की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं कि रिकर्शन से करो। अब हम स्टैक यूज़ नहीं करना चाहते, बट आपको पता है कि रिकर्शन भी कैसे इंप्लीमेंट होता है, रिकर्शन भी इंटरनली स्टैक के थ्रू ही इंप्लीमेंट होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हर एक रिकर्सिव कॉल से पहले, ठीक है, रिकर्शन है तो रिकर्सिव कॉल होने वाली है, एक फंक्शन खुद ही को दोबारा कॉल करने वाला है। तो हर एक रिकर्सिव कॉल से पहले हम क्या करेंगे, हर एक रिकर्सिव कॉल से पहले उस फ्रंट वाले एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे और उसे पॉप कर देंगे। तो स्टोर कैसे करेंगे, जैसे अभी करंटली किया था, किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और उसे निकाल देंगे और रिकर्सिव कॉल में चले जाएंगे। तो व्हाट वी आर सेइंग कि किसी भी, अब देखो रिकर्शन है तो रिकर्सिव फंक्शन जो मैं बता रहा हूँ उसके एल्गोरिथम बता रहा हूँ। तो इन ईच रिकर्सिव कॉल हम लिखने वाले हैं कि हर एक रिकर्सिव कॉल में क्या होने वाला है, रिकर्सिव स्टेप बोल लो या जैसे ही बोलना है। ठीक है, तो ये फंक्शन बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे कैसे होगा, क्योंकि इसमें अब एल्गोरिथम नहीं है, ये इंप्लीमेंट करने का तरीका है, कैसे आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोर एंड पॉप फर्स्ट एलिमेंट, पॉप एलिमेंट लिख दो। आपको पता है क्यू से पॉप करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट ही होगा, तो मेरे को यहाँ पे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट पॉप करो या लास्ट। क्यू की बात कर रहे हैं हम, तो पॉप स्टोर एंड पॉप लेकिन लिख देते हैं क्योंकि हमें स्टोर के लिए लिखा है फर्स्ट एलिमेंट
बट ये बाय डिफॉल्ट क्लियर है कि जो आप पॉप करोगे वो हमेशा फर्स्ट ही एलिमेंट होने वाला है ऑफ क्यू। ठीक है, ये करने के बाद आपको बोला जाता है कि जब आपने ये कर लिया तो अब क्या करो, रिकर्सिव कॉल, मतलब अब यहाँ पे रिकर्सिव कॉल कर दो, मतलब फंक्शन को दोबारा कॉल कर दो, और इस बार इनपुट क्या हो जाएगा, आपकी नई वाली क्यू जिसमें से एक एलिमेंट आप क्या कर चुके हो, रिमूव कर चुके हो। फिर जब आप वापस आओगे, रिकर्सिव कॉल कंप्लीट हो जाएगा, बाहर आओगे वापस, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप कि अब क्या करो, अब आप ऑफ कोर्स यहाँ पे दिख रहा है आपको रिकर्सिव कॉल है, तो हर एक फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, हम फंक्शन बिहेवियर तो चेंज नहीं कर सकते, फंक्शन का सिग्नेचर तो चेंज नहीं कर सकते, मतलब फंक्शन रिटर्न करने वाला है क्या, फंक्शन रिटर्न करने वाला है आपका यहाँ पे क्यू। तो एक क्यू आपको मिलने वाली है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, जो हमें क्यू रिसीव होगी एज रिकर्सिव कॉल का आउटपुट, तो यहाँ पे जो आउटपुट वो क्या होगा, आउटपुट एक क्यू होगी, तो आउटपुट क्यू जो मिलने वाली है ओ क्यू मैं बोल देता हूँ, उसमें क्या करोगे, इंसर्ट कर दोगे किसको, जो आपने यहाँ फर्स्ट एलिमेंट स्टोर किया था, लेट्स से एक्स बोल देते हैं, स्टोर इन एक्स, तो एक्स में जो स्टोर किया था उसको इंसर्ट कर दोगे ओ क्यू में, इंसर्ट करो ओ क्यू में इंसर्ट एक्स, तो बेसिकली यहाँ पे पुश करना है, कुछ नहीं है, पुश फंक्शन है यहाँ पे, पुश एक्स, और लास्ट में क्या बोल दोगे कि इस जो रिटर्न ओ क्यू। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा रहने वाला है। अब ये काम कैसे करता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन हर एक रिकर्शन में आपको पता है बेस कंडीशन होती है, तो वो बेस कंडीशन क्या होगी इस वाले केस में, कि आपका फर्स्ट एलिमेंट ही प्रेजेंट ना हो, मतलब अगर आपकी क्यू एम्प्टी है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वापस चले जाओ, तो यही आपकी बेस कंडीशन है यहाँ पे कि क्यू एम्प्टी है तो वापस चले जाओ। तो एक बार इसका कोड लिखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा इसको एक बार दोबारा कि कैसे हम ये काम करने वाले। तो सबसे पहले बेस कंडीशन को हैंडल करते हैं, इफ क्यू डॉट एम्प्टी, अगर क्यू एम्प्टी है तो क्या करूं, मैं बोल रहा हूँ भाई रिटर्न कर जाओ, लेकिन रिटर्न कुछ तो करना पड़ेगा, तो खाली क्यू को ही, जो मेरे पास क्यू आई थी एज इनपुट आई थी उसी को मैंने रिटर्न कर दिया, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास इनपुट आया खाली, तो मैंने रिटर्न भी क्या किया है, खाली क्यू को रिटर्न किया है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे एल्स लिख सकता हूँ, चाहूँ तो छोड़ भी सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको पता है फर्स्ट अगर क्यू खाली है तो आपका रिटर्न हो चुका होगा, तो नीचे कभी आएगा ही नहीं, और अगर क्यू खाली नहीं है तो नीचे आना ही आना है, तो मैं यहाँ पे एल्स ऑमिट कर सकता हूँ, एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, चाहूँ तो लिख दूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं लिखूँ, ये मेरे ऊपर है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर क्यू खाली है तो नीचे कभी आपका फ्लो आने ही नहीं वाला, यहीं से वो रिटर्न हो जाएगा, और क्यू अगर खाली नहीं है तो नीचे वाला मुझे इंप्लीमेंट करना ही करना है, बेसिकली कोड को प्रोसेस करना ही करना है, अगर नीचे आपका क्यू खाली नहीं है तो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्यू खाली नहीं है तो हमने क्या बोला, तो बेस कंडीशन हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया, अब क्या करा, स्टोर इन एक्स एंड पॉप फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर करना है एक्स में, इंट एक्स इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट। ठीक है, फ्रंट एलिमेंट को स्टोर कर दिया और पॉप कर दिया क्यू से। फिर हमने क्या बोला, फिर हमने बोला कि जो आपका आउटपुट क्यू है उसमें क्या करो, रिकर्सिव रिकर्सिव कॉल करो और उसका आउटपुट स्टोर करा लो किसी आउटपुट क्यू में। तो ठीक है, तो हम बोल रहे हैं चाहो तो यही इसी क्यू को इक्वेट कर दो, चाहो तो नई क्यू बना लो, तो क्यू नई क्यू बना ली, इसी क्यू में मैंने क्या किया, क्यू इक्वल टू इस करंट क्यू में ही जो मेरा इनपुट क्यू था उसे मैं चेंज कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये करंट क्यू। ठीक है, तो करंट क्यू में ही मैंने कॉल किया रिवर्स, ये रिकर्सिव कॉल, और इस क्यू को पास कर दिया। तो मैंने क्या किया, अब जो मेरा पॉप होने के बाद जो क्यू है उसको मैंने पास कर दिया अपने रिवर्स फंक्शन में, और फिर इस रिवर्स फंक्शन का जो आउटपुट आएगा उसे मैंने स्टोर करा लिया अपनी इस फंक्शन की क्यू में, तो यहाँ पे अब वैल्यू चेंज हो जाएगी मेरी जब यहाँ पे रिटर्न होके क्यू की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बोला था कि क्या करना है, इसके बाद हमने बोला कि क्यू में इंसर्ट कर दो, एक्स को पुश कर दो, तो क्यू डॉट पुश एक्स, और फिर क्या करो, क्यू डॉट पुश एक्स करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे रिटर्न क्यू करना है, एंड दैट इज ऑल। इसको कंपाइल एंड रन करके देखोगे तो आपका ये चल जाएगा, देखो ये आपका रिटर्न हो गया। तो एक बार इसको देखते हैं कि काम कैसे किया, तो इतना बड़ा एग्जांपल नहीं लेंगे हम, छोटा सा 2 या 3 एलिमेंट वाला एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो लेट्स से इसका शुरू के 3 एलिमेंट्स उठा लेते हैं, दैट इज इनफ, वरना मुझे बहुत सारा स्टैक क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मान लो ये आपकी क्यू है। ठीक है, अभी हम फर्स्ट बार फंक्शन में गए, क्यू ये है, आपने क्या बोला, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, Q1 Q2 Q3 कर रहा हूँ, ताकि आपको हर एक रिकर्सिव कॉल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको मैं बता सकूँ कि Q1 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू क्या है, Q3 की वैल्यू क्या है। तो
या फिर ऐसे भी रखना है तो मैं टैब का यूज़ करूँगा जिससे आपको ईजी रहेगा। तो एक्स में आपने स्टोर किया 4 और क्यू आपकी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। तो जब आपने पहली बार फंक्शन को कॉल किया तो आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे थे 3 एंड 1, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे फंक्शन को रिकर्सिव कॉल किया REVQ। तो अब क्या हुआ होगा, आप अपना फ्लो कहाँ ले गए होंगे, नेक्स्ट कॉल पे ले गए होंगे। अब क्या करोगे, अब पहले इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करोगे फिर आगे बढ़ोगे ना। तो पहले इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने चलते हैं। इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने से पहले क्यू कैसी दिखती है आपकी, तो क्यू जो आपकी दिखती है, ओ सॉरी, कंट्रोल जेड, शिफ्ट, अच्छा शिफ्ट काम नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इनिशियली क्यू दिखती थी ऐसी, उसमें से एक्स निकाला, क्यू बची ऐसी और आपने क्यू कॉल किया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया तो क्यू कैसी दिखती है, इनपुट क्या आया क्यू का, इनपुट आया आपका 3 और 1। तो 3 और 1 जैसा आपका क्यू दिख रहा है यहाँ पे, 3 और 1 यहाँ पे लिख देते हैं, 3 और 1 आपका क्यू दिख रहा है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने बोला एक्स फ्रंट एलिमेंट निकाल लो, तो एक्स निकाल दिया मैंने, एक्स हमारा आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, इस बार 3 आ जाएगा, ठीक है। एक्स हमारा 3 आ गया, ठीक है, एक्स हमारा 3 आ गया। चाहो तो इसको 1 2 3 कर देता हूँ अगर आपको चाहिए, वरना अदरवाइज ये टैब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे कैसे हमारा स्टैक कॉल हो रहा है, ठीक है। फिर अब आपने क्या किया होगा, पॉप भी किया होगा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि क्यू को क्या करो, पॉप करो। ये देखो क्यू को पॉप किया हुआ है, तो क्यू को यहाँ पे हम पॉप करने वाले हैं। तो क्यू को पॉप करते हैं तो हमारा क्यू क्या बचता है, क्यू में बचेगा केवल 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है कि रिकर्सिव कॉल करो, तो क्यू इक्वल टू रिवर्स क्यू। तो अब मैं अंदर जा रहा हूँ, किस में जा रहा हूँ, इस रिवर्स क्यू को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो एक और स्टेप आगे लेंगे, एक और रिकर्सिव कॉल में हम आगे बढ़ने वाले हैं, वहाँ आ गए। तो क्यू की करंट स्टेट कैसी है, क्यू की करंट स्टेट है 1। अगर आप इसमें से x निकाल लोगे, फर्स्ट एलिमेंट निकाल लोगे, तो आपका ये बचेगा 1। और क्यू कैसे दिखेगी आपकी, एम्प्टी, क्योंकि एक ही एलिमेंट था वो आपने निकाल लिया, तो क्यू हो गई आपकी एम्प्टी, कुछ भी नहीं, ठीक है। बट स्टिल आप क्या करोगे, क्यू को रिकर्सिव कॉल करोगे एम्प्टी क्यू के साथ। बताओ ये समझ आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है, हाँ या ना, नेहा? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये हमारे रिकर्सिव कॉल्स चल रहे हैं। पहले क्यू, पहला रिकर्सिव कॉल हमारा ऐसा था, फिर उसने रिकर्सिव कॉल किया, तो सेकंड रिकर्सिव कॉल में हमारी ये स्टेट थी, थर्ड रिकर्सिव कॉल में ये है, और अब हमारा फोर्थ जो कि बेस कंडीशन को हिट करने वाला है। बेस कंडीशन क्या है हमारी, कि अगर क्यू एम्प्टी है तो उसी क्यू को रिटर्न कर दो। तो जब हम लास्ट फाइनल वाले को कॉल करेंगे, फाइनल क्यू को जब आप देखोगे तो ये है एम्प्टी, कुछ भी नहीं है इसमें, तो आप क्या बोलोगे, अब इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्या कर दो, इसी क्यू को रिटर्न कर दो, रिटर्न क्यू। तो जब आप यहाँ से रिटर्न करोगे तो ये वाला किस पे जाएगा, अगर मैं यहाँ पे अब नंबर दे ही देता हूँ 1, बेसिकली लास्ट, अब ये आपका स्टैक से पॉप होगा, तो स्टैक से ये पॉप होगा तो सेकंड लास्ट एलिमेंट पे जाएगा। तो सेकंड लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ये, तो ये पूरा एक स्टैक में है, ये आपका स्टैक का पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा आपका एक स्टैक का दूसरा एलिमेंट है, ये पूरा आपका स्टैक का एक तीसरा एलिमेंट है। तो सबसे टॉप पे क्या है, सबसे टॉप पे ये है, तो रिटर्न करते ही सबसे पहले ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये रिमूव होगा आपका फ्लो किस पे जाएगा, अब जो टॉप पे है, तो इसको रिमूव करने के बाद जो टॉप पे आने वाला है वो है आपका, जस्ट एक स्टेप पे अंदर चले जाओ। तो एक स्टेप अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ पे। तो मेरी जो क्यू की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है वो क्या है, खाली है। तो जब मैं रिटर्न आया और उसके बाद मैंने क्यू की वैल्यू चेक करी तो मेरे को मिला ये खाली है, ठीक है। तो खाली होने के बाद मैंने क्या बोला कि जब मैं इस स्टेप पे आ जाता हूँ, क्यू मेरी स्टोर हो जाती है, तो क्या बोलते हैं कि पुश कर दो एक्स को और इस क्यू को रिटर्न कर दो। तो पुश कर दो, तो क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्यू की वैल्यू बन जाएगी 1। और क्या करना है, रिटर्न करना है, तो रिटर्न कर दो इस क्यू को। और ये क्यू कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है 1 जैसी, ठीक है। ये दिखती थी आपकी खाली जैसी, तो इसको खाली जैसा बना देते हैं, ठीक है। तो ये बन गई आपकी 1 जैसी। अब जब ये वाली आपकी रिटर्न होगी तो ये रिटर्न होगी किसके पास जाएगी, इससे एक पहले वाली स्टेप पे। तो ये जो मैंने आपको स्पेसेस दिए हैं इससे आपको क्लियर पता लग रहा है, इससे जस्ट एक स्टेप पहली कौन सी होगी, ये वाली क्यू होगी। तो बेसिकली अगर मैं इनको 1 x 1 1 1 ऐसे नेमिंग दे दूं, 2 2 2 2, ये हो जाएगा आपका 3 3 3 3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 4
और Q4 को ये आपने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है, ये Q4 आपका रिटर्न हो गया। ठीक है, तो अब हम वापस आ गए किस पे, वापस हम आ गए Q3 पे। फिर Q3 में हमने पुश किया और हमने फिर Q3 को रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब क्लियर है। अब बताओ मुझे, नेहा बताओ कि ये Q3 रिटर्न होके किसके पास जाने वाला है? सर जो ऊपर स्टैक है उसके पास जाएगा। करेक्ट, तो Q2 बोल सकता हूँ मैं उसको, मतलब सेकंड वाला स्टैक। यस सर। ठीक है, तो इस वाले स्टैक यस। के पास जाने वाला है, तो अब मेरा जो Q2 है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? Q3 के इक्वल हो जाएगी। तो Q2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो Q3 के इक्वल हो जाएगी। Q2 की वैल्यू हो गई आपकी 1 के इक्वल। ठीक है, Q2 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1 के इक्वल। और फिर आपने क्या करना है, इसमें पुश करना है क्या, x को। तो Q2 आपकी बन जाएगी 1 एंड 3। तो लास्ट में आपने इंसर्ट किया 1 और 3 बन गया। फिर आप क्या करोगे, इस Q2 को रिटर्न कर दोगे। तो मृणाल मुझे बताओगे अभी Q2 किसके पास जाने वाला है रिटर्न करके? Q1 करेक्ट, Q1 के पास जाने वाला है। तो Q1 के पास जाएगा, यहाँ पे Q2 गलत लिख दिया है, हमारा Q1 है ना, Q1। तो Q1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? Q1 की वैल्यू अब हो जाएगी Q2 के इक्वल। तो Q1 जो पहले 3 1 था, अब वो क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, आपका रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप Q1 लिखोगे तो Q1 इज इक्वल टू 1 3। और फिर क्या बोला गया कि Q1 में क्या कर दो, x इंसर्ट कर दो। तो Q1 में जब आप x इंसर्ट करोगे 1 3, ये 4 बन जाएगा। और जब इसे आप रिटर्न करोगे Q1 को 1 3 4, इनपुट क्या था 4 3 1, रिवर्स क्या हो गया 1 3 4। तो हमें रिवर्स ही करना था। ये मैंने 3 एलिमेंट्स के साथ करा दिया। इसको आप कितने भी एलिमेंट्स तक एक्सटेंड कर सकते हो, आपका आंसर हमेशा रिवर्स ऑफ द क्यू आने वाला है। रिटर्न होकर किसके पास चला जाएगा, जिस भी फंक्शन ने सबसे पहले कॉल किया होगा इसको, बेसिकली मेन फंक्शन के पास चला जाएगा। तो अभी हमने कंपाइल करके देखा था, अब इसे सबमिट करोगे तो आप देख सकते हो कि आपका ये सबमिट भी हो जाएगा। तो ये ओके, टाइम लिमिट एक्सीडेड, तो यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। अदरवाइज आपका सही है, ये कोड बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे टाइम लिमिट क्यों एक्सीड हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्यूज बनाना और बेसिकली बार बार रिकर्सिव कॉल है, तो इसमें टाइम लिमिट एक्सीड हो गया है। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। टाइम लिमिट तो क्या बोला गया है इसमें, टाइम लिमिट कितनी लेनी है हमें, ओ ऑफ एन। तो ओ ऑफ एन ही हम ले रहे हैं, ऑक्सिलरी स्पेस थोड़ी ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन वो ऑर्डर ऑफ एन ही है। तो क्यू डॉट फ्रंट रिवर्स क्यू टाइम लिमिट एक्सीडेड। ओरिजिनली टाइम लिमिट एक्सीडेड तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हम सेम ही कर रहे हैं। कंपाइल एंड रन हमारा चल रहा है, वी कैन सी हमारा आंसर अच्छे से आ रहा है। यस, तो हमारा आंसर तो अच्छे से आ रहा है, लेकिन ये सेम ही है। अगर आप यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो इट इज़ ऑर्डर ऑफ एन ही, क्योंकि हर एक एलिमेंट को आप एक ही बार पॉप कर रहे हो और एक ही बार उसे इंसर्ट कर रहे हो, तो ऑर्डर ऑफ एन ही है आपका। तो टाइम लिमिट यहाँ पे एक्सीड होने का कारण यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं, अगर क्यू एम्प्टी है तो क्यू को रिटर्न कर दिया, हमेशा ये वाली बेस कंडीशन हम हिट कर रहे हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ वही कि हमारा जब क्यू एम्प्टी हो जाती है तो आप स्टैक को खाली करना शुरू कर देते हो। तो वही केस हमने किया है कि क्यू जब खाली हो जाएगी तो आप स्टैक को एम्प्टी करना शुरू कर दोगे। ओके, आई डो नॉट सी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। एक बार देखते हैं अगर कोई टेस्ट केस हमें दिखता है कि किस वाले टेस्ट केस पे आती है। टाइम लिमिट एक्सीडेड, अच्छा ये टेस्ट केस नहीं दिखा रहा है। ऑप्टिमाइज योर कोड, ओके। आई गेस यहाँ पे कुछ इशू है। अगर हम इसका एडिटोरियल देखें तो आई गेस एडिटोरियल में भी आपको यही मिलेगा, रिवर्सिंग क्यू। तो आई डोंट गेस कि यहाँ पे इसका कुछ इशू है। ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हो किस चीज़ में, आपका क्यू असाइनमेंट में। क्योंकि क्यू असाइनमेंट में क्या हो रहा होगा, देखो जो आपका क्यू है, टाइम कहाँ ज़्यादा लग रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप इस क्यू को इक्वेट कर रहे हो Q2 को अपने किससे, जो आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहले Q2 को पूरी डिलीट करेगा और फिर इसको जो आपका आउटपुट आया उसे कॉपी करेगा। तो कॉपी करने में O ऑफ n टाइम लग रहा है, तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम हो जाएगा। दोबारा मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि टाइम लिमिट एक्सीडेड क्यों आया है। तो टाइम लिमिट एक्सीडेड यहाँ पे आने का कारण ये है कि जो हमारा ये Q2 है, इसको आप क्या कर रहे हो, इक्वेट कर रहे हो रिवर्स, मतलब बेसिकली जो भी आपका आउटपुट आया Q1 से। तो मान लो यहाँ पे n एलिमेंट है, यहाँ पे n-1 एलिमेंट्स आ रहे होंगे, ठीक है। बेसिकली एक एलिमेंट आपने यहाँ पे कम कर दिया है, तो
n माइनस वन एलिमेंट्स क्या होंगे, Q2 में कॉपी होंगे, तो एक एक करके वो कॉपी होंगे, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, बेसिकली एक एरे से दूसरे एरे को कॉपी करोगे तो कितना टाइम लगता है, O ऑफ n। तो सिमिलरली एक क्यू से n साइज की क्यू को दूसरी साइज n साइज की क्यू में कॉपी करोगे तो O ऑफ n ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो आपका टाइम है वो n स्क्वायर हो जाता है, क्यों, क्योंकि n तो हमारे यहाँ पे स्टेप्स हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने नंबर ऑफ आपके स्टैक में एलिमेंट जाने वाले हैं, मतलब यहाँ पे उतने नंबर ऑफ स्टेप्स बनने वाली हैं, और हर एक स्टेप में क्यू को कॉपी कर रहे हो तो वो क्या होगा, शुरू में n माइनस वन एलिमेंट कॉपी करोगे, सेकंड में n माइनस टू, तो इन सबको जब सम अप करोगे तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, कॉपी करने के लिए फर्स्ट वाले में n माइनस वन, सेकेंड वाले में n माइनस टू, थर्ड वाले में n माइनस थ्री। तो आपको पता है ये सब सम करके आपका क्या आता है, ये सब आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आता है, इसलिए हमारा टाइम लिमिट यहाँ पे एक्सीडेड आ रहा है। तो दिखने में आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्या था कि हमने यार हर एक एलिमेंट को एक बार पॉप किया, एक बार पुश किया, लेकिन आप इसको भूल गए। ये क्या है, ये आपका कॉपिंग स्टेप है जो आपका O ऑफ n टाइम ले रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हर एक स्टेप में मेरा मैक्सिमम टाइम कितना है, इसका कितना टाइम है, O ऑफ वन, फ्रंट एलिमेंट निकाला, पॉप किया O ऑफ वन, ठीक है, इस स्टेप को भी छोड़ते हैं, पुश किया O ऑफ वन, रिटर्न किया O ऑफ वन। लेकिन ये वाला जो स्टेप है, ये वाला आपका स्टेप ले रहा है O ऑफ n टाइम, जिस वजह से आपको यहाँ पे टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है O ऑफ n इंटू n नंबर ऑफ स्टेप्स n स्क्वायर हो जाता है, जिस वजह से आपको यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एरर आ रहा है। बट ये जो सॉल्यूशन बताया ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके भी दिखाया हुआ है। तो बेस्ट सॉल्यूशन तो हमारा ये वाला है जिसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके O ऑफ n में आंसर ले आते हैं। बट इस वाले केस में क्या है, आपका n स्क्वायर बन जाता है, क्यों, क्योंकि ये असाइनमेंट की वजह से जहाँ पे हमें कॉपी करने में O ऑफ n टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आई गेस इसके सॉल्यूशन में स्टैक वाला सॉल्यूशन होगा, आप देख सकते हैं। हमेशा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा आंसर देखें। ठीक है, तो आपका होने के बाद भी आप एक बार जब आपका सबमिट हो जाए उसके बाद एडिटोरियल देखें, ताकि अगर यहाँ पे कुछ और अच्छी अप्रोच हो या डिफरेंट अप्रोचेस हो। कई एडिटोरियल में आप देखोगे 6-6 7-7 अप्रोचेस लिखी होती हैं, तो आपका बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस मिलेगी। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आपने किया है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं, सॉरी, रेन वाटर टैपिंग जो है वो अगर क्वेश्चन किया है तो स्टैक का क्वेश्चन है तो उसमें आपको मल्टीपल अप्रोचेस मिलेगी। उसमें डीपी का भी एक सॉल्यूशन है, उसमें स्टैक्स के भी मल्टीपल सॉल्यूशन है। तो जब आप कंप्लीट करें तो एक बार आपका सॉल्यूशन सबमिट हो जाए तो जरूर एक बार एडिटोरियल को चेक करें कि वहाँ पे क्या क्या सॉल्यूशंस मेंशन है। ओके, ये वाली चीज़ समझ आई सबको कि यहाँ पे O ऑफ n स्क्वायर क्यों आया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यस सर। ओके, यस। चलो, तो इसीलिए हमने दो सॉल्यूशन देखे, बट एक सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर, दूसरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n। ठीक है, अब एक बार बात कर लेते हैं कि दोनों की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी। तो नेहा मुझे बताओगे इस फर्स्ट वाले की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी। O ऑफ वन। O ऑफ वन नहीं, मृणाल। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं एक्स्ट्रा, एक स्टैक यूज कर रहे हैं। स्टैक की साइज कितनी है, n एलिमेंट्स के बराबर है, तो हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेस हुआ वो स्टैक की साइज के बराबर हुआ, तो वो हमारा कितना आ गया, O ऑफ n आ गया। तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट अप्रोच में एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे थे वो थी स्पेस इक्वल टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्टैक। तो स्टैक ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, तो आपका आ गया ऑर्डर ऑफ n। यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई है तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी इक्वल टू जितनी स्पेस आपकी स्टैक की थी। ठीक है, क्यू तो आपके पास पहले से थी तो क्यू को तो हमने यूज ही नहीं किया एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई है वो आई है आपकी स्टैक की वजह से। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से मैं आपको सेकंड वाली अप्रोच में जिसमें हम रिकर्शन यूज किया है इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं, तो आप मुझे बता सकते हो कितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई होगी यहाँ पे, नेहा। O ऑफ n। O ऑफ n बिल्कुल करेक्ट। चाहे हमने यहाँ पे स्टैक बनाया नहीं है, हमने यहाँ पे स्टैक बनाया नहीं है, लेकिन ये इनबिल्ट रिकर्शन तो एक स्टैक मेंटेन कर रहा है ना आपकी प्रोसेस को स्टोर करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे मेंटेन किया है, ये वाली स्टेप हमने मेंटेन करी है, फिर ये वाली स्टेप मेंटेन करी है, फिर ये वाली स्टेप करी है, फिर ये वाली स्टेप की है। तो इस वाली स्टेप पे, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास क्या है, ये सारे स्टेप्स स्टोर्ड हैं। तो मतलब n नंबर ऑफ स्टेप्स स्टोर्ड हैं, और पहले तो हम केवल एक ही एलिमेंट स्टोर कर रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, ऑर्डर बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँ तो यहाँ पे देखो क्या कर रखा है हमने, q स्टोर कर रखी है पूरी की पूरी। ठीक है, फिर एक x एलिमेंट स्टोर कर रखा है, तो मतलब नियरली इट्स अराउंड, अगर मैं q की बात करूँ, q स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी लगी होगी, O ऑफ n। ठीक है, आपने पूरी की पूरी q स्टोर करी है। ठीक है, x एक एलिमेंट है तो O ऑफ वन। ठीक है,
ये तो आपका कुछ स्टेप है नहीं, ये तो असाइनमेंट है, इसको छोड़ देते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कंट्रीब्यूट करेगा, क्यू की साइज सेम है। फिर यहाँ पे भी आपने क्यू स्टोर करी, तो यहाँ पे कितनी आएगी, ओ ऑफ एन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो ओ ऑफ एन नहीं है, यहाँ पे ओ ऑफ एन स्क्वायर है। ठीक है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाला, उसी तरीके से यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिफाइन होता है कि ओ ऑफ एन स्क्वायर है। आपको दिख रहा है कि ओ ऑफ एन है, क्योंकि आपने बोला कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टेप में जो स्टेप्स हैं वो कितने हैं, एन है। ठीक है, आई एग्री। तो ओ ऑफ एन यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए, नहीं, एक एक जो स्टेप है, एक जो आपकी पर्टिकुलर आपका रिकर्सिव कॉल है, एक पर्टिकुलर रिकर्सिव कॉल, उसको कितनी स्पेस चाहिए स्टोर करने के लिए। यहाँ पे आप दो चीजें स्टोर कर रहे हो, एक्स और क्यू वन। क्यू वन की मेमोरी कितनी है, ओ ऑफ एन, क्योंकि क्यू वन आपका इनपुट है, इनपुट है तो कितने एलिमेंट्स थे उसमें, एन थे। तो ओ ऑफ एन केवल एक पर्टिकुलर रिकर्सिव कॉल को स्टोर करने के लिए आपको ओ ऑफ एन स्पेस चाहिए। तो सेकंड रिकर्सिव स्टेप को स्टोर करने के लिए भी आपको ओ ऑफ एन चाहिए, थर्ड के लिए भी ओ ऑफ एन चाहिए, और फोर्थ के लिए भी ओ ऑफ एन चाहिए, अप टू लास्ट के लिए ओ ऑफ एन चाहिए। तो टोटल जो स्टेप्स हैं वो हैं एन। एक स्टेप को स्टोर करने के लिए ओ ऑफ एन चाहिए, तो इंटू कर दोगे एन इंटू एन, आपका आ गया एन स्क्वायर। क्लियर है ये वाली चीज? नेहा कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ पे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको ये वाली चीज। नो सर। मृणाला आपको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो दिखने में आपको लग रहा है कि एन एन यहाँ पे हमारे स्टेप्स बने, तो एन आप स्टैक की साइज आ गई एन। ठीक है, आपने ऑफ एन जो आंसर दिया वो स्टैक की साइज का दिया, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उससे, लेकिन जो आपका आउटपुट है वो आउटपुट आपका आउटपुट मतलब आंसर हमारा जो है मेमोरी का, वो ऑफ एन नहीं, ऑफ एन स्क्वायर है, क्योंकि हम स्टोर कर रहे हैं क्यू को। तो हर एक स्टैक की मतलब स्टैक की एक पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हमें जो मेमोरी चाहिए वो है ओ ऑफ एन। और मतलब एक स्टैक में क्या होते हैं, मल्टीपल लेवल्स होते हैं, तो एक लेवल पे या एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए ओ ऑफ एन मेमोरी। तो एन एलिमेंट्स हैं या एन हमारे पास यहाँ पे स्टैक की साइज चाहिए, तो स्टैक में एल एलिमेंट्स आने वाले हैं, हर एक एलिमेंट की साइज एन, ओ ऑफ एन, तो ओ ऑफ एन इंटू एन करोगे तो आपका एन स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही हमारी एन स्क्वायर आती है, ना कि ओ ऑफ एन। ठीक है, तो बेस्ट अप्रोच कौन सी थी जो हमने पहले डिस्कस करी थी, यूजिंग स्टैक। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी आप सोचते हो रिकर्सिव कॉल करूं या स्टैक यूज करूं, एक ही बात है, वो एक ही बात कब होगी, जब आप पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर नहीं करा रहे हो, जब आप केवल एक पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टोर करा रहे हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पूरे के पूरे एलिमेंट को पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा क्यू है उस पूरे को स्टोर करा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मेरे को इश्यू हुआ कि नहीं, ऐसे ये काम नहीं चलेगा, ऐसे आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसी क्वेश्चन को यूजिंग रिकर्शन क्या हम ऑफ एन स्पेस एंड टाइम में कर सकते हैं? आंसर इज यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि हम यहाँ पे मल्टीपल जो ये क्यू पास कर रहे हैं वो ना करके एक ही क्यू को हर एक स्टैक में यूज करें, जो हमारा x1 x2 x3 बनना चाहिए, लेकिन q1 q2 q3 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं यूजिंग पास बाय रेफरेंस। अगर आप पास बाय रेफरेंस करोगे तो ये चीज़ आपकी पॉसिबल है। तो अगर यहाँ पे मैं फंक्शन स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो देखो क्या करूँगा, मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ से एक और फंक्शन मैं कॉल कर लेता हूँ। लेट्स से मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, रिवर्स टू कॉल कर रहा हूँ, जिसमें क्यू पास की है। ठीक है, अब एक और फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से अगर ये अलाउ करता है तो, आई एम नॉट श्योर ये अलाउ करेगा नहीं करेगा, तो कंट्रोल सी, ओ आई हैव लॉस्ट माई कोड जो मैंने लिखा था, कंट्रोल Z करना पड़ेगा। तो जो हमने कोड लिखा था ये भी मुझे चाहिए, तो इसको कॉपी करके मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हमने पेस्ट किया, फिर अब हम इसी कोड को कॉपी करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये रिवर्स टू कर देते हैं इसको, रिवर्स टू, और ये रिवर्स है तो इसमें केवल रिवर्स टू को कॉल करेंगे। रिवर्स टू को कॉल किया और क्यू पास कर दिया, और रिटर्न जो हमारा क्यू इनपुट आया उसी को हम करने वाले हैं। अब हम क्या करें, पास बाय वैल्यू की जगह अगर पास बाय रेफरेंस कर देते हैं यहाँ पे, कि सेम ही क्यू पे हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, हम बार बार क्यू नई कॉपी नहीं बनाना चाहते, तो क्या होगा, एक तो हमारा ये स्टोर करने का काम खत्म, यहाँ से हमारा रिटर्न करने का काम खत्म, वॉइड, हम कुछ रिटर्न नहीं करने वाले। ठीक है, क्यू खाली है तो रिटर्न क्यू करना है, नहीं, केवल रिटर्न करना है, कुछ रिटर्न नहीं करना है। ठीक है, फ्रंट एलिमेंट को स्टोर कराया, क्यू को पॉप किया, रिकर्सिव फंक्शन में गए, पुश किया, रिटर्न किया। अब आप इसको कंपाइल एंड रन करो, ये आपका गारंटीड एक्सेप्ट हो जाएगा,
इसको कंपाइल होने दो। एरर आया रिटर्न क्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न क्यू डाल दिया और हम बोल रहे हैं वॉइड है, तो यहाँ पे रिटर्न को हटा ही देते हैं, हमें रिटर्न की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको कंपाइल करते हैं। तो यू कैन सी ये कंपाइल हो जाएगा। अच्छा, अभी भी कुछ रिटर्न क्यू कहाँ लिखा है हमने? रिटर्न क्यू लाइन नंबर 48 में। तो इस क्यू को क्या दिक्कत है? क्यू हमारा आया और क्यू को हम रिटर्न कर रहे हैं, दैट इज़ ओके ना। तो इस क्यू को रिटर्न करने में क्या बोलना चाह रहा है ये? स्टैंडर्ड क्यू, अच्छा एक्सपेक्टेड सेमीकॉलन, सेमीकॉलन भूल गए हम, तो इसलिए वो हमारा एरर आया, तो सेमीकॉलन लगा देते हैं। अब चेक करते हैं, तो अब आपका ये पास हो गया है, लेकिन आपका आउटपुट में कुछ डिफरेंस आया है। तो एक बार देख लेते हैं क्या हुआ होगा। अब हम बोल रहे हैं कि हम क्यू को कॉपी नहीं करा रहे, तो मैं आपको वो स्टेप करके दिखा रहा हूँ जिसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस और मेमोरी दोनों ही ओ ऑफ एन में कर दें। तो अब हमने क्या बोला, सेम चीज़ कॉपी करते हैं, ये वाला सेम ही रहने वाला है आपका पूरा। ठीक है, बस क्या चेंज हो जाएगा कि हम Q1 Q2 नहीं बनाएंगे, अब Q हमने पास बाय रेफरेंस किया है, तो ये हमारा Q ही रहने वाला है ऑलवेज। दिस इज गोइंग टू बी Q ओनली। ठीक है, x1 x2 बनेगा, तो Q2 जब आपका यहाँ आया होगा तो वो 2 और 3 के साथ आया होगा, x आपका चेंज हो जाएगा। ये वाली स्टेप हमने हटा दी है। ठीक है, फिर Q3 की बात करें तो Q3 में 1 आया होगा, करंट Q क्या है 1, तो 1 ही आपने पास किया है। ठीक है, Q3 आपकी एम्प्टी हो जाएगी, बेसिकली Q ही है क्योंकि सेम ही Q को हम यूज़ कर रहे हैं। और ये वाली स्टेप तो हमने हटाई थी, स्टोर हम कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, रिटर्न हम नहीं कर रहे हैं, Q4 एम्प्टी आया, रिटर्न कर गए। Q3 कुछ स्टेप ही नहीं है, ये इसको भी हटा दो। Q3 में आपने 3 नहीं है, Q है, वापस 1 पुश किया है और रिटर्न फिर से कुछ नहीं किया है। ठीक है, Q2 कुछ नहीं है, सेम ही है, जो हमारी Q उधर थी वही यहाँ रहेगी, 3 पुश करेंगे, रिटर्न हम फिर से कुछ नहीं कर रहे हैं। Q1 कुछ नहीं है, सब हमारा Q ही है इस बार, सेम पास बाय रेफरेंस किया। अब देखो, हमारा इनिशियल था Q431। ठीक है, तो 431 था, सबसे पहले हमने फ्रंट एलिमेंट को पॉप किया x1 में, और आपका Q कैसे दिख रहा है 3 and 1। अब हमने क्या बोला है कि हमने क्या किया है, पास बाय रेफरेंस किया है। पास बाय रेफरेंस मतलब अब आपकी Q की कॉपी नहीं बनेगी, ये सेम ही Q बार बार यूज होने वाली है। तो ये सेम ही Q आपकी चली गई एज इनपुट टू द नेक्स्ट। Q1 Q2 Q3 नहीं लिखा है, x2 आपका नया बनेगा, x2 आपका यहाँ पे स्टोर हुआ 3, Q की वैल्यू आई 1, और ये रिवर्स वाली स्टेप हटा देते हैं क्योंकि अब हम स्टोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट कॉल कर रहे हैं रिवर्स को। ठीक है, फिर Q में आपकी क्या वैल्यू है, Q की करंट वैल्यू क्या है जो पिछले में थी 1। ठीक है, x3 आपने स्टोर किया 1, Q आपका बन गया एम्प्टी। Q4 नहीं है, Q है। Q अगर एम्प्टी है तो हमने क्या बोला है, Q अगर एम्प्टी है तो आप क्या कर दो, यहाँ से रिटर्न कर जाओ। जैसे ही आप रिटर्न करोगे तो कहाँ आओगे आप, इससे जस्ट एक स्टेप पहले x3 वाले पे। तो x3 वाले पे आपने क्या बोला, अब Q में इंसर्ट कर दो क्या, x को। तो Q में जैसे ही आप इंसर्ट करोगे x को तो आपका बन गया 1। फिर एक इसको क्या करोगे, आप पीछे चले जाओगे, ये आपका खत्म हो गया, एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, रिटर्न हुए। आप आए यहाँ पे, Q की वैल्यू क्या हो गई जो पीछे वाले जस्ट लास्ट वाले एलिमेंट स्टैक ने आपको करके दी, लास्ट एलिमेंट ने करके दी, वो था 1। फिर आपने इंसर्ट किया 3, तो 3 आ गया। अब आपकी यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है जो आपको अभी अभी सेट करके दी है, वो है आपकी 1 3, और यहाँ पे आपका आ गया 1 3 4, और यहाँ पे रिटर्न हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम वापस चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, पास बाय रेफरेंस किया है, बट इट सीम्स लाइक यहाँ पे काम नहीं किया है, क्यों नहीं किया है वो अब हमें चेक करना है। यहाँ पे पास्ट बाय रेफरेंस मैंने लगा दिया है, बट ये काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। 4 3 10 1, अभी अभी हमने देखा 4 3 10 1 काम करना चाहिए। Q3 क्या पास बाय रेफरेंस सही किया है मैंने? हाँ, पास बाय रेफरेंस आई गेस ऐसे ही करते हैं इस वाले केस में। कंपाइल एंड रन दोबारा करें, एम्प्टी है तो रिटर्न कर जाएं। Q डॉट फ्रंट पॉप किया, हमारा आंसर आ रहा है 3, जो कि आना चाहिए था 6। ओके, सी आउट XENDL, ये हम डीबग कर रहे हैं अब यहाँ पे,
आई एम प्रिटी श्योर ये काम करना चाहिए। क्या गड़बड़ हुआ है ये चेक करते हैं। या तो पास पे रेफरेंस हमारे यहाँ पे सही से नहीं हो पा रहा है। देखो सबसे पहले हमारा आया 4 जो आना चाहिए था, फिर हमारा 3, फिर 1, फिर 10, फिर 2, फिर 6 एज एक्सपेक्टेड सब प्रिंट हुआ है। फिर रिवर्स के बाद 6, 2, 10, 1, 3, 4 हमारा बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में चला है। 6, 2, 10, 1, 3, 4 बिल्कुल सही है। तो फिर आउटपुट हमारा चेंज कैसे हुआ, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो अब केवल एक्स प्रिंट कराने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें प्रिंट कराना पड़ेगा क्यू भी। तो यहाँ पे सी आउट एक्स एंड लाइन नहीं करेंगे, अब हम बोलेंगे क्यू की वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं। क्यू इज, ठीक है, क्यू इज, अगर मैं यहाँ पे क्यू इज बोल रहा हूँ और यहाँ पे प्रिंट कराना पड़ेगा मुझे वाइल क्यू एम्प्टी हो जाएगी ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ तो दैट आई डू नॉट वांट कि क्यू एम्प्टी हो। तो लेट्स स्टोर, अभी तो हम एक नॉर्मल सा छोटा सा टेस्ट केस कर रहे हैं, तो इसमें मैं Q1 में स्टोर कर लेता हूँ Q1 इक्वल टू Q। अब इससे क्या होगा, Q मेरी एज इट इज़ रहेगी, Q1 को मैं एम्प्टी कर रहा हूँ। तो वाइल Q1 एम्प्टी, जब तक Q1 एम्प्टी ना हो मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये हम डिबग कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा आंसर क्यों नहीं चला है, जबकि हमने अभी अभी देखा था जब हमने इसको मैनुअली ड्राई रन किया तो हमने देखा कि ये आपका चल गया है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम डिबग करना चाह रहे हैं कि हमारा क्यों है। तो ये डिबग स्टेप्स को हम स्पेसेस के साथ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हमने Q1 में स्टोर कर दिया ताकि मैं Q1 को एम्प्टी कर सकूँ। सी आउट Q1 का फ्रंट प्रिंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और स्पेस दे रहा हूँ और Q1 को पॉप कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली इस Q1 को मैं स्टोर करूँगा। अच्छा पॉप रह गया है हमारा, तो इस पॉप को मैं क्या करता हूँ ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। सेम कोड है, बस मैंने ये बीच में क्या किया, ये आपका बेस कंडीशन है, ये आपकी फर्स्ट स्टोर वाली कंडीशन है। फिर मैंने प्रिंट करा के देखा मेरी क्यू कैसी दिख रही है, फिर मैंने रिवर्स रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्यू को चेक कर रहा हूँ कि क्यू मेरी कैसी दिख रही है। कहाँ पे, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ लास्ट में लेट से। और सी आउट ई एन डी एल को भी नीचे पे शिफ्ट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्पेस डाल देंगे और लास्ट में एक लाइन चेंज डाल देते ताकि हर एक आइटरेशन का हमारा आउटपुट अलग आए। ठीक है, सी आउट ई एन डी एल, जल्दी से कंपाइल करते हैं, चेक करते हैं क्या। ओके, कंपाइलेशन एरर Q1 डॉट फ्रंट, अच्छा मैं ब्रैकेट्स लगाना भूल गया हूँ इसलिए एरर आया। Q1 डॉट फ्रंट, Q1 डॉट फ्रंट, स्टिल आई सी Q1 को Q असाइन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, रीडिक्लेरेशन ऑफ Q। ओके, यहाँ पे मैंने रीडिक्लेयर कर दिया तो इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, हम इसको डिलीट कर देते हैं। Q1 में Q को असाइन कर देंगे। तो कॉपी पेस्ट की वजह से इशू हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं अपने इस आउटपुट को कस्टम आउटपुट में चलाते हैं ना, हमने जो लिखा है उसके अगेंस्ट 3, 4, 3, 1। तो पहले तो देखते हैं इसका आंसर सही आ रहा है क्या हमारा। अगर आंसर ही सही आ रहा है तो फिर तो हम इस पर नहीं देख पाएंगे। 4, 3, 1, 1, 3, 4 एक्सपेक्टेड था, हमारा आ रहा है 3, 4, 1। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्या गलती है, छोटे से टेस्ट केस को डिबग करेंगे इंस्टेड ऑफ पूरा। तो हमारा सबसे पहले 4 था जो हमारा x बन गया और 3, 1 हमारा q है। तो 4, 3, 1 ये हमारा बिल्कुल सही है। फिर हम गए 3 हमारा क्या बन गया, x2 बन गया और 1 हमारी q बन गई, तो ये बिल्कुल सही है। 3, 1 आपका प्रिंट हुआ है। फिर आपका क्या है, x बन गया है 1, q बन गई है खाली, बिल्कुल सही यहाँ पे प्रिंट हुआ है। फिर इस स्टेप में कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमारी बेस कंडीशन है, रिटर्न हो गया। फिर जब आप यहाँ पे रिटर्न होके वापस आए तो देखिए यहाँ से गलती होना शुरू हुई है आपकी। आपकी q है खाली, आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो 1, तो ये 1, 1 आना चाहिए, बिल्कुल सही। हमने x और q दोनों प्रिंट कराया तो इसलिए 1, 1 आ रहा है, बिल्कुल सही। बस हम यहाँ पे q इज लिखना भूल गए हैं क्या, हाँ, तो हम यहाँ पे q इज लिखना भूल गए हैं, इस वजह से ये आ रहा है। अगर हम q इज लिख देते तो q दिख जाती हमें। तो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को x, बाकी q। ठीक है, तो हमारा q1 आया, बिल्कुल सही है। फिर
हमारा क्यू आना चाहिए 1 3, तो 1 3 बिल्कुल सही है, हमारा 1 3 आया है और 3 हमारा एक्स था। एंड 3 1 4 हमारा आया यहाँ पे और 3 1 4 ही हमारा आया यहाँ पे। देखो हमारा पूरा फंक्शन सही काम किया है, 3 1 4 हमें रिटर्न किया है, 3 1 4 हमें यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जो इशू हुआ है वो हमारा इस फंक्शन में कहीं नहीं हुआ है, ये फंक्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है। इशू हुआ है हमारा इस रिटर्न में, ये रिटर्न हमारा सेम क्यू कर दे रहा है। 3 1 4 नहीं, ये क्या रिटर्न कर रहा है? 3 1 4 हमारी क्यू बनी, अच्छा नहीं यहाँ पे एरर है ना, 3 1 4 हमारा नहीं बनना चाहिए था, हमारा क्या बनना चाहिए था? 1 3 4 बनना चाहिए था। तो 1 3 आया, 1 3 हमारा बिल्कुल सही था, क्यू यहाँ तक बिल्कुल सही था। फिर हमारा 4 है तो ये 1 3 4 की जगह 3 4 1 बन गया। ओके तो इसको चेक करते हैं हम। थर्ड वाले में जब हम वापस आए तो हमारे यहाँ पे x तो 4 ही है, तो ये इंसर्ट हमने x को किया है तो ये लास्ट में इंसर्ट होना चाहिए ना, फर्स्ट पे कैसे इंसर्ट हुआ? दिस इज द क्वेश्चन। ओके तो इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। आई एम बिट कंफ्यूज कि यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, जबकि हमने देखा कि जो क्यू यहाँ है वो 1 3 है और 1 3 में हम इंसर्ट कर रहे हैं 4 को। तो 1 3 में अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं 4 को तो इट डज नॉट मेक सेंस कि आपका चेंज हो, बट यहाँ पे चेंज हो गया समहाउ। चेंज क्यों हुआ है? 1 3 रिवर्स किया, क्यू को पुश किया, एंड क्या हम पास पे रेफरेंस नहीं कर रहे हैं कहीं पे? ओके इस वाली चीज़ को चेक करना पड़ेगा एक बार, ऐसा क्यों हो रहा है। मृणाल या नेहा आप कुछ सजेशन देना चाहोगे? आई गेस नेहा की अटेंडेंस है, आप पेपर अटेंडेंस लगा के आ सकते हैं। मृणाल कोई सजेशन, क्या यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं? हाँ भैया। हम्म, क्योंकि देखो हमने ड्राई रन किया तो हमें तो लग रहा है अगर हम सेम क्यू यूज़ कर रहे हैं, 4 3 1 था उसमें से 4 निकाल लिया हमने, 3 1 बचा। फिर हमने 3 1 का 3 निकाल लिया, अकेला 1 बचा। फिर 1 निकाल लिया, है ना, कुछ नहीं बचा। फिर कुछ नहीं बचा तो उसमें 1 इंसर्ट कर दिया। फिर कुछ नहीं बचा था तो 1 आ गया था, 1 में हमने 3 और इंसर्ट कर दिया तो ये 1 3 बन गया। तो यहाँ पे तो हमारा करेक्ट काम किया, 1 3 बन गया। लेकिन 1 3 के बाद जब हम 4 इंसर्ट कर रहे हैं तो वो सही काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्यू गलत आ रही है हमारी, किस स्टेप में? यहाँ पे। तो क्यू हमारी यहाँ पे क्यों गलत आ रही है, दैट इज द क्वेश्चन कि क्यू को यहाँ पे क्या हुआ, पास बाय रेफरेंस क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही काम किया है, इस पर्टिकुलर पोजीशन तक। जब यहाँ पे हम 1 3 प्रिंट कर रहे हैं कि क्यू 1 3 है, तो यहाँ पे 3 1 कैसे रिसीव हुआ? दिस इज माई क्वेश्चन कि 3 1 रिसीव ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे जो रिसीव होना चाहिए था वो 1 3 होना चाहिए था ना। 3 1 कैसे रिसीव हुआ? हमने डिफरेंट क्यू को एक और दूसरा कुछ लेके कर सकते हैं क्या? क्या करके? मतलब जैसे हमने सेम क्यू ही लिया, क्यू के बदले कुछ और लेके देख लो एक बार। ओके आप बोल रहे हो क्यू के बदले कुछ और लेके देख लें, बट वो तो ओके क्यू जब खाली हो रहा है उसके बाद फील हो रहा है तो शायद से वो फिर से रिकॉल कर रहा है वहां पे। जब ये खाली हो गया तो इसके बाद यहाँ से वो रिटर्न हो गया। हाँ। रिटर्न हुआ तो वो वन। यहाँ आएगा सीधा इस वाली स्टेप पे। तो यहाँ पे क्यू में वो पुश कर रहा है 1 को। 1 के बाद वो हमने प्रिंट किया तो हमारा प्रिंट हो गया 1 1। क्यू इज़ यहाँ पे लगा देते हैं, लेट्स से क्यू इज़ भी यहाँ पे लगा दिया अगर हमने, उससे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, जस्ट क्यू इज़ यहाँ पे आ गया तो Q1 को क्यू किया। वन और थ्री। 1 3 देखो इस स्टेप पे अगर हमारा 1 3 आ रहा है, मतलब जब हमारा नीचे भी यहाँ पे वन था थ्री यहाँ आने तक से। 1 3 आया है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब जब यहाँ पे 1 3 है तो यहाँ पे जाके 3 1 कैसे बन गया अपने आप? वन प्लस वन किया। दैट इज क्वेश्चन। तो Q1 में अगर हम असाइन कर रहे हैं
की एक्स किया, असाइन किया, उसके बाद हम कर रहे हैं q1 डॉट फ्रंट चेक कर रहे हैं। तो इसको चेक करना पड़ेगा कैसे ये काम कर रहा है, करेगा मतलब endl। मुझे तो यहाँ पे कुछ इश्यू नहीं लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। आई कुड नॉट फाइंड कि मेरे अकॉर्डिंग तो कोड सही है। मैंने ड्राई रन भी करके देख लिया कि 3-1 यहाँ पे है, तो 3-1 ही तो यहाँ पे रिसीव होगा, तो 1-3-4 ही आना चाहिए। पास बाय रेफरेंस है क्योंकि लास्ट वैल्यू 1-3 है, तो 3-1 कैसे बन गई। एक बार कोड कॉपी करके कहीं और रन कर। अच्छा ठीक है, मेरे को भी लग रहा है ये करना चाहिए, बट मतलब इतना बगी तो नहीं होना चाहिए यार। ठीक है, रन करते हैं आई डी ई C++ ID। अगर ये हुआ तो फिर मतलब क्या करें। C++ ऑनलाइन आईडी आईडी। अरे नीचे कौन सा यूज़ करते हो तुम? मैं सी प्लस प्लस कंपाइलर वो जो आता है फर्स्ट में वही ऑनलाइन के लिए। हाँ, ऑनलाइन के लिए मुझे पता ना, क्योंकि मेरे गीक्स का यूज़ करता था। ये फर्स्ट वाला ही यूज करता था मैं। अच्छा, फर्स्ट वाला यूज़ करते हो, ओके। तो इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे पुट करके इंट मेन हेलो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कमेंट कर देता हूँ एक बार तो चेक करने के लिए कि हमारा काम सही कर रहा है क्या। इसको कमेंट कर देते हैं और इस पूरे को भी कमेंट कर देते हैं। तो जरा सा कोड लिखा था हमने दूसरा, और यहाँ पे बिट स्लैश है नहीं है, तो बिट स्लैश कर देते हैं इसे, या फिर इंक्लूड कर देते हैं हैश इंक्लूड बिट्स प्लस एसटीडी। क्यू कर देते हैं ना, केवल क्या करना है। इसको क्यू कर दिया हमने, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि क्यू बना लेते हैं, क्यू इंट टाइप की क्यू डॉट पुश। क्या था हमारा क्वेश्चन, 4-3-1, तो पहले 4 करते हैं, फिर क्यू डॉट पुश से 3, फिर क्यू डॉट पुश वन 1, और फिर हम बोल रहे हैं इसको हम पास बाय रेफरेंस करना चाह रहे हैं। रिवर्स 2 हमने नाम दिया फंक्शन का, क्यू पास किया है, तो पास बाय रेफरेंस हमारा ही हो जाएगा। और फिर लास्ट में हमें प्रिंट करना है यहाँ पे वाइल नॉट क्यू डॉट एम टी सी आउट क्यू डॉट फ्रंट। डॉट। टॉप स्टैक का होता है ना ये हमारा। क्या बोला, पॉप बोला क्या? नहीं वो डॉट के जगह कॉमा हो गया था। अच्छा ओके, हाँ वो मैंने सही कर दिया। अब इसको रन कैसे करते हैं, इनपुट यहाँ पे देना पड़ेगा, इनपुट देना ही नहीं मेरे को। नहीं पहले रन ऊपर में। ओके, ये रहा रन। रिवर्स में मेरा एरर आया, रिवर्स कहाँ कॉल किया है मैंने। अच्छा रिवर्स, ओ माय गॉड, ये एरर था। ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट। अरे हम यहाँ पे रिवर्स कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हमें रिवर्स डॉट खुद टू में कॉल करना है। ओके, ये तो हमारी मिस्टेक थी, बहुत ही बड़ा ब्लंडर था ये। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया है। अब ये किसी को भी प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, इस पूरे को हम रिमूव कर देंगे। ओ नाइस, चलो दूसरे कंपाइलर में ट्राई करने से ये पता लगा कि हम फंक्शन गलत यूज़ कर रहे थे। अब कहाँ पे करे तो क्या था। मतलब कैसे पता लगेगा फिर ये। ठीक है, हमने फंक्शन, यही फंक्शन कॉल करना था। अब देखो आपका आउटपुट सही आ गया, और इसको सबमिट करोगे तो ये सबमिट भी हो जाएगा। तो ये आपका सबमिट हो गया। देखो टाइम टेकन वाला अब नहीं आया, तो हमने क्या प्रूव किया कि हम ओ ऑफ एन में भी यूजिंग रिकर्शन कर सकते हैं। ये हमने क्या किया, स्पेस कितनी है ओ ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ओ तो ऑफ एन। तो हैंस प्रूफ कि हम ओ ऑफ एन में सॉल्व कर सकते हैं, किसकी मदद से, यहाँ पे रिकर्शन की मदद से। बस हमें क्या करना है, पास बाय रेफरेंस करना है। तो मेजर मिस्टेक क्या थी यहाँ पे, बहुत ही बड़ी सिली मिस्टेक थी। रिवर्स गलत फंक्शन हम कॉल कर रहे थे। तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि फंक्शन सिग्नेचर हमारे टाइप का नहीं था। अगर फंक्शन सिग्नेचर मैं खुद क्रिएट कर पाता ना, तो मेरा काम इजी हो जाता। आई डोंट नो, अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा स्टार तो चलेगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर रखा होगा, फंक्शन कर रखा है ना, तो इन्होंने फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है, तो इट क्या विल नॉट करता वर्क, है ना।
तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर पाए। एक बार चेक करने का मन कर रहा है, चेक कर सकते हो अगर ऐसे करना है तो। आई डोंट थिंक ये काम करेगा बट, और रिवर्स क्यू की जगह यहाँ पे इस बार रिवर्स कॉल करना है, तो आई डोंट थिंक ये तो काम नहीं करना चाहिए। नहीं। कंपाइलेशन एरर। अच्छा वो रिटर्न ही नहीं कर पाएंगे ना, हमें क्यू रिटर्न करना है, ठीक है, तो हाँ। ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वो फंक्शन सिग्नेचर हमारे टाइप का नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बस हमने क्या था, ये वाली इसलिए मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है कि हम रिवर्स टू और रिवर्स सेम फंक्शन का नाम हो गया था, इसलिए वो कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, क्लियर है ना मिनाल, क्या दिक्कत थी? चलो अच्छा है, आज डीबग सेक्शन कर लिया हमने एक अच्छा सा। हाँ। ओके नाइस। नेहा आपको समझ आया? यस इफ सर। तो ये डीबग सेशन भी समझ आ गया आपको, कैसे कैसे हम करते हैं, अगर कहीं पे भी अगर हम फंस जाते हैं तो डीबग कैसे किया। अब वो दूसरे कंपाइलर की वजह से हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, हमें ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे हमने फंक्शन नेम ही गलत लिख दिया। यहाँ पे हमें रिवर्स टू लिखना था और गलती से हमने रिवर्स लिख दिया। तो कभी भी नया कोड लिखो तो कॉपी ना करो, हमेशा क्या करो, खुद से ज़ीरो से लिखो, अदरवाइज ऐसे मिस्टेक्स में आप फंस जाओगे जैसे कि अभी आज हम फंसे। तो आई होप आज हमने 3 अप्रोचेस डिस्कस करी। एक, यूजिंग स्टैक। सेकंड, यूजिंग रिकर्शन। बट कौन सा, ब्लाइंडली जो इन्होंने दिया हुआ है ब्लाइंडली हमने उसको फॉलो किया, तो उससे हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई। थर्ड, हमने रिकर्शन को ही यूज़ किया लेकिन टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करी, उसके लिए हमें फंक्शन सिग्नेचर चेंज करना पड़ा, जो कि हमने करके देखा है यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रिकर्शन को समझने के लिए, और अच्छा हुआ ये हमारी मतलब गलती हुई, दैट इज़ नॉट कि हम रिवर्स टू और रिवर्स वन नहीं पहचान पाए, वो हुआ वो मतलब नहीं होना चाहिए था, बट एक हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एक डिबगिंग सेशन भी हो गया कि डिबग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों, अगर मैं मतलब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमें ये रिकर्सिव अप्रोच से सीखने को मिला है, कि रिकर्सिव अप्रोच से यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जांपल कंपेयर किया है, किन दोनों के बीच में, रिकर्शन के ही केसेस के बीच में। जस्ट फंक्शन सिग्नेचर चेंज करने से कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। सोचो कहाँ आप 100 मतलब स्क्वायर का अंतर है, 100 और सीधा 10 की पावर 4, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 4, कितना ज़्यादा, 10,000 और 100 का अंतर है। तो 100 टाइम्स सिमिलरली अगर आप एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, ये स्क्वायर हो रहा है, तो कितना ज़्यादा यहाँ पे टाइम का डिफरेंस आ सकता है। तो वो हमने सीखा। तो ये आई गेस एक बहुत बड़ी लर्निंग रहेगी हमारे आगे इंटरव्यू क्वेश्चंस और किसी भी कोड में पता लगाने के लिए कि हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ में आती है, हम कई बार क्या करते हैं, स्टैक को देखते हैं एन लेवल्स बन रही है तो एन ही हमारा क्या हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। नहीं, एक एक एलिमेंट कितनी स्पेस ले रहा है वो भी हमें देखना जरूरी है। सिमिलरली हम बोलते हैं एक हर एक एलिमेंट को एक बार पॉप किया, एक बार इंसर्ट किया, तो ओ ऑफ एन ही तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई नहीं, लेकिन हमारा कॉपी में भी ओ ऑफ एन टाइम जा रहा है, तो हर एक स्टेप में ओ ऑफ एन टाइम जा रहा है, कॉपी में नंबर ऑफ स्टेप्स एन, तो एन स्क्वायर फिर से हमारा हो जाता है यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई गेस एक ये बहुत ही अच्छी लर्निंग है जो आपको यहाँ मिली है। हमने रिकर्शन अभी कुछ ऐसे अच्छे एग्जांपल्स किए भी नहीं है, तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमने यहाँ पे क्यू के मीडियम से किया है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, तो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट। तब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।